हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने बोला था आपको, फिर से जल्दी ही आ रहा हूँ आपके साथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो में। और ये जो डॉट वीडियो है, इसमें छोटे छोटे 2-4 सवाल हैं आपके द्वारा दिए हुए। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जो क्वेश्चन भेजते हैं, बड़ा मजा आता है मुझे देखकर। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन भेजते रहिए। आप लोग को पता है क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है, तो आप जो बाहर भेज रहे हैं अभी तक, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पे क्वेश्चन शेयर कीजिए। कई बार क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल। जो पहला सवाल आपके सामने है, क्या व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 to 7। देखिएगा पहला सवाल, इसको आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आपसे पूछ रहा है, इसको जब डिवाइड करेंगे हम 32 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए सबसे पहले तो ये कि आप अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं इसको। और आप जब डिवाइड करेंगे 32 से 127 को, तो आपको पता है कितना रिमाइंडर बचेगा। तो 4 से गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 4 मतलब कितना होता है 128, मतलब -1 रिमाइंडर बचता है। -1 टू दी पावर 97। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे 32 को इससे, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 96। 3 मरतबे होता है तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 1 टू दी पावर 97। जब आप ऐड करेंगे कितना आ गया 0, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा 0। दूसरी चीज, अगर आपको याद है कि अगर पावर ऑड होता है, अगर पावर ऑड होता है, अगर m ऑड है, m ऑड नंबर विषम संख्या है, अगर पावर घात विषम संख्या होता है, तो इसका एक फैक्टर a प्लस b भी होता है कि नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इसको आप ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखें कि 127 प्लस 97, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि घात क्या है ऑड है। तो दूसरा फैक्टर कुछ भी होगा डिवाइडेड बाई 32। आप इससे जब डिवाइड करेंगे तो आप देखिए, इससे डिवाइड करेंगे तो एक अगर इसका ले लें तो ये कितने मरतबे कटेगा। आपको अभी बताया था 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 मरतबे, और इसका एक इधर लिया है तो ये 3 मरतबे, ये डायरेक्टली 7 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टली पूरा नंबर कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, वो क्वेश्चन छोटा सा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आपने प्रोवाइड किया, वो ऑप्शंस में मिस्टेक है थोड़ा सा, इसलिए आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3। इस तरह के सवाल मैंने कराया है ज्योमेट्री पढ़ाया, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ भाई, मैं आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ किसी भी चीज के लिए, तो आप पढ़िए अच्छे से। वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए। ऐसा नहीं कि बस एक पर प्ले कर देना छोड़ देना, नहीं, मन से पढ़िए, आपके काम की चीजें हैं वो। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल बहुत ही छोटा सा सवाल है। कैसे छोटा है देखिएगा, आपको याद होगा जैसे ही इस तरीके की कोई भी चीज आपको दिखे, तो आपको याद तुरंत दिमाग में आना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। और अगर ये याद आ गया तो आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। यहां तक अगर आपको क्लियर, तो आप मुझे बताइए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू आपसे होगी वो क्या हो जाएगी 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर ये चीज आप समझ गए अभी यहाँ पे, या फिर कोसेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 बटा कोसेक प्लस कोसेक प्लस कॉट थीटा। अगर ये अभी आप चीजें समझ गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम से जैसे ही आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिखा, तो आप उसके नीचे तुरंत ही एक लाइन लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे लाइन, आप लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये क्या होगा इसका उल्टा 1 बटा 20, मतलब 1/√3। अगर आप इतना तक आ गए तो आप मुझे बताइए, सिर्फ इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपको कोई फॉर्मूला कुछ नहीं याद करने बोल रहा हूं। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और यहाँ आ गया आपका √3 प्लस 1/√3। और इसको जब आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 + 1 4/√3। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक कोई भी डाउट। और अगर इस 2 से इसको काटेंगे तो 2/√3 कोसेक थीटा, यहाँ से आपको निकल कर आ गया साइन थीटा √3/2। और जैसे ही साइन थीटा आपको √3/2 आ गया, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि साइन थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री है तो आप बताइए tan 60 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर √3। आपसे पूछेगा साइन 60, तो आप कहेंगे तो तभी निकाला आपने √3/2। आप √3 प्लस √3/2 को जोड़ेंगे तो 3√3/2। तो यही सवाल का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन अच्छा सा है, शायद इसे समझने में आपको दिक्कत हुई है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, ये मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत हुई है थोड़ा सा सवाल समझने में। सवाल कुछ नहीं है, सवाल क्या कर रहे, देखिए सब एक बार समझ जाएंगे तो आपसे बन जाएगा ऐसे ही। सवाल करा एन एलॉय कंटेन्स 20% कॉपर, एक एलॉय है, ठीक है, इसमें 20% क्या है, कॉपर है, बाकी क्या है आपको नहीं बताया है, तो आप कह सकते हैं बाकी कुछ भी होगा, डस्ट होगा, कुछ भी होगा, आयरन होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मतलब है ना, हमें पता, लेकिन इतना पता है कि अगर एलॉय में 20% कॉपर है, अगर कॉपर 20% है, तो जो बाकी चीज होगा, अदर लिख दे रहा है यहाँ पे, जो भी चीजें बाकी है वो 80% होगी। मतलब आप कह सकते हैं कॉपर का और बाकी चीजों के साथ जो रेशियो कॉपर का है उस एलॉय में 1 और 4 का है। क्लियर है? करा हाउ मच मोर कॉपर शुड बी एडेड टू द 100 kg ऑफ एलॉय टू डबल द शेयर ऑफ कॉपर परसेंटेज वाइज इन द एलॉय। क्या कर रहा है, यही सवाल आपको निश्चित सवाल कर रहा ना कि इसमें कितना कॉपर आप ऐड करेंगे कि परसेंटेज के हिसाब से उस 100 kg के एलॉय में पहले जितना कॉपर था उसका डबल हो जाए। पहले कितना था 20%, तो उसका डबल बोल रहा अब जो एलॉय है ये 40% हो जाए। तो आप मुझे बताइए अगर अभी एलॉय 40% हो गया तो अदर्स कितना होगा, तो आप कहेंगे 60%। रेशियो की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर 2 और ये 3। आप मुझे बताइए आपको ऐड क्या करने बोला है, उसने बोला कॉपर आप ऐड कर रहे हैं, तो कॉपर ऐड कर रहे हैं तो अदर वाला तो आपका क्वांटिटी सेम रहेगा, तो सेम कर लीजिए इसको, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3 और ये 12 हो गया, इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 और 12 हो गया, ये पूरा गुना होगा 4 से, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब आप देख रहे हैं क्लियरली कि यहाँ पे आपने अदर्स बराबर कर दिया है, देखिए बराबर है दोनों में, और देखिए कॉपर बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है कॉपर, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट से। आप मुझे बताइए कॉपर है कितना, तो आप कहेंगे सर 12 और 3, सर एलॉय कितना है, तो कहेंगे 12 और 3 15। अगर ये 15 एलॉय है, 15 यूनिट एलॉय है, और बोल रहा 100 यूनिट में आपको मिलाना, मतलब पहले कितना था वो 100 यूनिट है, तो 15 यूनिट की वैल्यू दी है 100 kg, 100 यूनिट नहीं 100 kg। आपसे पूछ रहा 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 5 यूनिट की वैल्यू निकल गई, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, तो आप कहेंगे 33.33 या 34 जो बोलिए, इतना केजी आपको एलॉय मिलाना पड़ेगा 100 kg, इतना केजी कॉपर मिलाना पड़ेगा 100 kg एलॉय में, तब जाके वो 20% से कॉपर 40% हो जाएगा। क्लियर? एक सवाल और है आपके सामने, इस सवाल का भी आंसर में कुछ मिस्टेक है। सवाल क्या कर रहा है देखिएगा, बड़ा अच्छा सा सुंदर सा सवाल है, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं वो काफी सुंदर है, मतलब सवाल से भी अच्छा तरीका है। सवाल पढ़िए, क्या करा किसी फैक्ट्री में 3 पालियां में काम होती है, 3 शिफ्ट में काम होता है। इन तीनों पालियों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता जो है, जो एफिशिएंसी है काम करने की, फर्स्ट पाली वाले जो मजदूर हैं उनको 40% है, सेकंड वाले की 35% है, और जो थर्ड शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनकी 25% है इफिशियंसी। इसका मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि पहली शिफ्ट में एक आदमी काम कर रहा था, उसका एफिशिएंसी 40, दूसरे शिफ्ट में भी एक आदमी कर रहा था कोई और आदमी, उसकी एफिशिएंसी 35, तीसरे में एक आदमी काम कर रहा था। तो ये ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप का एक आदमी एज्यूम कर सकते हैं, समझने के लिए, क्वेश्चन को आसान समझने के लिए। पहली पाली में काम करने वाले एक समूह द्वारा, इसमें जो भी काम कर रहे हैं उनके द्वारा बोल रहा है कि 50 दिन में एक काम खत्म किया जाता है, 50 दिन में काम पूरा कर लिया जाता है। अगर तीनों पालियों में काम हो तो काम पूरा होने में कितना दिन कम समय लगेगा। आप बताइए तीनों पालियों में काम होगा, मतलब इसके हिसाब से अगर 50 दिन में काम हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, मतलब मॉर्निंग, दोपहर और शाम, आप ऐसा समझ सकते हैं। डेली मॉर्निंग में काम हो रहा है तो 50 दिन में काम खत्म हो रहा है। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि अगर मॉर्निंग में भी काम हो, दोपहर में भी काम हो और शाम में भी काम हो, तो कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे सर कितना दिन लगेगा, कैसे बता सकते हैं, तो आप बड़े अच्छे समझिएगा। टोटल वर्क तो हमारा सेम है, टोटल वर्क होता क्या, इफिशियंसी गुना समय, कार्य क्षमता गुना समय। तो आप बताइए क्षमता कितनी है, तो 40, समय कितना है, तो 50, तो इसी हिसाब से आप कहेंगे टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 40% गुना 50। अब जो काम आप करवा रहे हैं वो आप इस आदमी से भी करवा रहे हैं, इस ग्रुप से भी करवा रहे हैं, इस ग्रुप से भी करवा रहे हैं, मतलब आपकी जो कार्य क्षमता हो गई
उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई अब? तो आप कहेंगे 40%, 35%, 25%, मतलब 100%। मतलब अब जो काम हो रहा है 100% के हिसाब से काम हो रहा है। तो 100% के हिसाब से काम हो रहा है तो कितना काम होगा, कितना दिन में खत्म होगा? तो कहेंगे सर जितना काम है उसको 100% से डिवाइड कर दे, हमारा दिन निकल जाएगा। क्लियर है? तो अब डिवाइड करने के बाद ये जो बचा ये दिन आपका आ गया, ये दिन आ गया। तो आप मुझे बताइए 50 से 2 कटा, 2 से 40 कटा, ये आपका 20%, परसेंट काट दीजिए, ये दिन आ गया। तो 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा अगर तीनों पालियों में काम होगा तो, मतलब तीनों ग्रुप मिलकर काम करेगा तो मात्र 20 दिन का काम है, जबकि इसके अकेले के लिए आपको 50 दिन का काम है। तो कितना दिन समय कम लगेगा? तो आप कहेंगे सर 30 डेज। क्लियर है? जब भी एफिशिएंसी का सवाल है तो आप ये नहीं कीजिएगा कि 40% काम कर रहा है 50 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, उसके बाद फिर इसका निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा, पूरा दिन निकालिएगा, फाइनली ऐड करेंगे तो भी आपका रिजल्ट ही आने वाला है। क्लियर है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम एंड वर्क की जितने भी सवाल होते हैं आप कोशिश कीजिए कि सवाल जिस भाषा में बात कर रहा है आप उसी भाषा में उसको जवाब दे दें। जैसे ये सवाल जो एफिशिएंसी की बात कर रहा था तो मैंने एफिशिएंसी पे इसको बता दिया। अब ये क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट इनको सीखना है, जिनका भी क्वेश्चन उन्होंने बोला सर कॉन्सेप्ट इसका मुझे सीखना है। हालांकि इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बताए, इस तरह के सवाल को बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए अच्छे से, आपको फिर से समझा दे रहा हूं। कर एन अमाउंट ऑन सीआई इक्वल्स 7000, कोई अमाउंट है उस पे जो सीआई है वो 7000 रुपया हो जाता है। एन अमाउंट ऑन सीआई इक्वल्स, ये सवाल समझिएगा क्या लिखना चाह रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको, मैं खुद ही टाइप करके आपको दूंगा, आपके सामने क्लियर फोटो आएगी या फिर आ रही है। आप देखिए सवाल कर रहा है कि कोई धन है जिसपे 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और वो धन हो जाता है 7000 रुपया। फिर बोल रहा है वही धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, उसी दर से 10 साल में, अब देखिएगा 10 साल में बोल रहा है कितना हो जाता है, तो आपका बोल रहा है कि 10,000 रुपये हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको बात यहां से स्टार्ट करनी होगी। मतलब यहां से एक रिश्ते के अनुसार 4 साल में किसी दर के अनुसार इतना हुआ और यहां से फिर उसी दर से इतना हुआ है 10 साल में। तो आप मुझे बताइए अगर मैं यहां से यहां डायरेक्ट आपको चलने बोलूंगा तो आप कहेंगे सर यहाँ 7000 था और समय 4 साल में यहाँ 10 साल में यहाँ, मतलब 6 साल की बात आप कर रहे हैं। मतलब आप कहेंगे डायरेक्टली कि 7000 रुपये जो था 6 साल में 10,000 रुपये होगा। अगर ये चीज आपको नहीं पकड़ में आ रही कि 7,000 रुपये 10,000 कैसे होगा, प्रिंसिपल तो हमारा ये है, फिर इसको आप क्यों ले रहे हैं, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, या फिर नहीं आ रही तो आप बता दीजिए कि जो भी प्रिंसिपल है जब पहली बार इस पे 1 साल के बाद आप पैसे किसी भी दर से 1 साल के बाद 1 साल या फिर कुछ निश्चित समय के बाद जब आप प्रिंसिपल पे ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन होता है, जो कि इसको आप ए लिखते हैं। मान लीजिए समय आपने 1 साल लिया है, आप फिर से जब 1 साल बाद आप जब इस पे करेंगे बातें, या फिर आप यहां से 2 साल बाद करेंगे, तो जब 2 साल बाद आप लेते हैं तो आपका टाइम हो जाता है 2 इयर्स, रेट आपका वही रहता है, प्रिंसिपल पे आप ब्याज लेते हैं। तो प्रिंसिपल पे ब्याज कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप करते हैं प्रिंसिपल पे ब्याज, फिर जो पहले साल का ब्याज है उस पर ब्याज करते हैं। क्लियर है? इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल नहीं है क्या, तो इसमें प्रिंसिपल है। ये अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस पहले साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज आप यहां से जब कैलकुलेट करते हैं तो आप कहते हैं सर हम प्रिंसिपल पे ब्याज लेंगे और फिर जो पहले साल का ब्याज है उस पे लेंगे। आप डायरेक्टली यहां से ले लीजिए तो भी तो यही चीज आपको देगी, प्रिंसिपल प्लस सीआई का ब्याज, पहले साल का ब्याज पे ब्याज मिलेगा और प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा। इसका मतलब जो सेकेंड ईयर का जो सेकेंड ईयर के लिए सॉरी फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के बाद जो मिश्रधन है वो सेकेंड ईयर के लिए मूलधन का काम करता है। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो यहाँ पे जो मिश्रधन होगा उसके लिए मूलधन ये होगा, और यहाँ जो मिश्रधन है उसका मूलधन ये है, और यहाँ जो मूलधन उसका, यहाँ जो मिश्रधन है उसका मूलधन ये है। आप इसको मूलधन बोल सकते हैं यहाँ के लिए है ये, लेकिन ये भी मूलधन है यहाँ के लिए। अंतर क्या है, यहाँ से 2 साल कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 1 साल कैलकुलेट करेंगे। अब इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बताने के लिए बोला कि थोड़ा सा आपको समय लिया हूँ मैं, उम्मीद आप समझ गए। तो आप मुझे बताइए कि कोई भी धन अगर रेशियो में बात करूं मैं तो 6 साल में 7 से 10 हो गया है, रेशियो में बात कर रहा हूं। तो आपको पता चला कोई भी धन 7 से 10 हो गया 6 साल में। आप मुझे बताइए प्रिंसिपल आपको निकालना यहाँ से यहाँ कितने साल में हुआ, तो आप कहेंगे सर ये तो 6 साल में आपने किया, लेकिन ये तो 4 साल में है। आप मुझे बताइए 4 साल और 6 साल में क्या कॉमन है, किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2-2 के टुकड़े में तोड़िए।
इसका मतलब पहले ये 2 साल हुआ होगा, फिर 2 साल हुआ होगा और ये 7,000 रुपया हो गया होगा, और यहाँ से फिर 2 साल हुआ होगा, 2 साल और 2 साल और फिर 10 हो गया होगा। हुआ कि नहीं? हम इंटरवल बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरवल बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे सामने सवाल ये रहा, 3 साल में 3 इंटरवल है, तो 3 साल में 7 से 10 हो गया, तो 2 साल में कितना होगा? या फिर 3 साल में 7 से 10 हो गया, और यहाँ 2 साल की बात हो गई। तो आप मुझे बताइए 3 साल में अगर 7 से 10 होगा तो 1 साल में कितना हो गया? तो कहेंगे सर 7 का क्यूब रूट से 10 का क्यूब रूट हो गया होगा। 1 साल में हुआ होगा। आपसे पूछूंगा 2 साल क्योंकि हमें 2 बार लेना है यहाँ पे, क्लियर है ना? आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये 2-2 साल का इंटरवल है, ये 2-2 साल का इंटरवल है, जिसको मैं आपको समझने के लिए 1 साल बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही बार कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं 2 साल के साथ। तो आप मुझे बताइए कि अगर 2 इंटरवल पे बात करूंगा तो आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर से लेकर इसका पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर को 15 लिखिए, बाहर लिखिए, एक ही बात है। तो आप कहेंगे सर ये हो गया 49 का क्यूब रूट से लेकर 100 का क्यूब रूट, अच्छे समझिएगा। लेकिन ये इतना से इतना कि कब हो गया? अब ये आप सवाल आ गया पूरे 4 साल में। आप बताइए मुझे 4 साल में तो आपका रेंज 7,000 रुपये हो रहा है, तो आप लिख दीजिए 7,000 रुपये। तो आप बताइए स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, यही आपको निकालना है। तो आप पी की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से इतना, इतना से इतना हो रहा है, इतना से कितना होगा? आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, तो तिरछा तिरछा गुना करके पी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर 7,000 गुना 49 का क्यूब रूट बटा 10 का 100 का क्यूब रूट। तो ये आपका जो आंसर है ये आपका प्रिंसिपल है। आपने क्वेश्चन अपने मन से लिखा था इसलिए आपके पास ऐसे इंफॉर्मेशन आए हैं, अदरवाइज इंफॉर्मेशन क्लियर आता। चलिए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नहीं है, एक बार चेक कर लूं मैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो पसंद आ रहा तो आप शेयर कीजिए, वीडियो को पहुंचाइए लोगों तक, और क्वेश्चन इसी तरह भेजते रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।